नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा में आज हम बात करेंगे लोकसभा में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा पर। यह चर्चा इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी हुई। क्या चर्चा हुई, क्या संदेश है इस चर्चा का? क्योंकि आमतौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर इस संसद ने कई बार गर्मागर्म बहस भी देखी, लेकिन आज शनिवार को जब चर्चा हुई तो वातावरण राममय था। क्या संदेश है और चर्चा का क्या रुख रहा, क्या संकेत है? दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सुजीत कुमार जी बीजेडी से सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। आपका स्वागत है सुजीत कुमार जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी से। जगदम्बिका जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और मुद्दा राम मंदिर का। संसद में चर्चा, ऐसा नज़ारा मुझे भी करीब 3 दशक हो गए कवर करते हुए संसद को, लेकिन राम के मुद्दे पर, राम मंदिर पर इस तरह की चर्चा मैंने पहले नहीं देखी। क्या संकेत है, आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को? मैं तो इस चर्चा को इस संदर्भ में देखता हूँ कि अगर हमेशा आज़ादी के बाद जब से ये चाहे सरकारें बनी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, कोई भी सरकार हो राम राज्य की बात करती थी। तो आखिर राम राज्य किसकी अवधारणा है? कि इसका मतलब है कि अगर कोई गुड गवर्नेंस की आप परिभाषा देना चाहते हैं तो वो आज भी राम राज्य से ही तुलना होती है। और ये नहीं, ये भारत के दूसरे संदर्भों में और आज की चर्चा में बहुत सी बातें निकल के आई कि राम केवल भारत के नहीं हैं। आज भगवान राम की रामायण नेपाल में, इंडोनेशिया में, जैसा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, इंडोनेशिया में, तो दुनिया के आज तमाम देशों में आज वो रामायण उन भाषाओं में लिखी हुई है। वहाँ रामलीलाएँ होती हैं जो अयोध्या में आती हैं। ये तो ऐसा एक वातावरण बन गया था पिछली सरकारों में कि जैसे लगता कि राम की बात अगर कर लिया आपने, सनातन की बात कर लिया, हिंदू की बात कर लिया, तो वो एक तरह से आप धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गए बल्कि सांप्रदायिक हो गए। क्यों? क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति थी। तो मुझे लगता आज ये शायद एक नया अध्याय है। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन अगर भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा या उस रामलला के उस निर्माण के मंदिर के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तो ये एक संकल्प भी है। मैं जिसको देखना चाहता हूँ, जो आप पूछना चाहते हैं, कि अगर जा कर के 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वहाँ मुख्य जजमान के रूप में अगर राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट ने उनको बुलाया और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान रहे, उन्होंने पूछा अब इसके आगे क्या? 2 बार सवाल उन्होंने अयोध्या से ही पूछा कि अब ये काम तो हमारा पूरा हुआ 550 वर्षों। तो उन्होंने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब हमारे आगे राष्ट्र की प्रतिष्ठा। तो ये आज हमने केवल चर्चा नहीं किया है कि हमने राम जन्मभूमि के निर्माण पे और प्राण प्रतिष्ठा पे धन्यवाद प्रस्ताव किया, बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए एक संकल्प भी लिया इस सदन ने। क्योंकि अगर 17वीं लोकसभा के आप कार्यकाल को देखें तो ये कितनी वैश्विक चुनौती के बाद भी कोविड के इसने इतिहास का निर्माण का काम किया है। चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, नारी बंधन अधिनियम बनाने का काम किया हो, चाहे धारा आर्टिकल 370-35A को समाप्त करने की बात हो, चाहे 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो। तो इस मतलब और या अर्थव्यवस्था जो 11वीं से हम 5वीं में पहुँचे हैं, तो ये कैसे है? ये कहीं ना कहीं जब हम कोविड के दौरान पे NK95 और हमारे पास PP किट नहीं था, हम चाइना से मंगाते थे, उसी ने हमको आत्मनिर्भर दिया। प्रधानमंत्री ने उसी समय कहा भारत को आत्मनिर्भर होना है। तो जब भारत को आत्मनिर्भर होना है तो आज हमको इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा को, जो 2047 तक एक संकल्प किया है प्रधानमंत्री ने कि हम 2047 तक न केवल विकसित भारत होंगे बल्कि दुनिया की एक सबसे मतलब इकोनॉमी में नंबर 1 होंगे। इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि आज की चर्चा एक मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल। सुजीत कुमार जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि जैसा जगदम्बिका पाल जी ने कहा इस बात को, और ये बात रही है भारतीय राजनीति में कि इस कुछ समय पहले तक राम का नाम लेने पर सांप्रदायिकता के आरोप लगते थे। सदन में राम का नाम कोई ले लेता था तो उस पर भी काफी गर्मा गर्म बहस देखने को मिलती थी। कई बार सदन में बहस हुई अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन को लेकर, लेकिन शनिवार को जो दृश्य था दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा की बात मैं करूंगा, लोकसभा की,
जिस तरह का वातावरण था, राममय वातावरण था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, राम तो सबके हैं। राम आज के नहीं है, राम अनंत काल के लिए हैं। राम जाति धर्म से ऊपर है। और मैं तो ये मानता हूँ 22 जनवरी 2024 सैकड़ों सालों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये कोड नवंबर 2019 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया जी। उसके तहत ये बनाया गया है। ठीक, और अभी इस पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ये शांति और प्रगति का एक वार्ता होना चाहिए। जैसे पाल जी ने बताया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र का निर्माण जो आप राम राज्य उसको कहते हैं, गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बात कहा है। आज 11 करोड़ शौचालय जो इज्जत घर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका निर्माण हुआ है। आज करोड़ों माताएं को आज गैस कनेक्शन मिला है। आज हमारी आर्थिक स्थिति आज देखिए, आज $4 ट्रिलियन हो गई है। कुछ सालों में 5 ट्रिलियन हो जाएगी। 2047 तक विकसित भारत का बात किया जा रहा है, विश्व गुरु का बात हो रहा है। तो यही तो राम राज्य है। अभी सपना अधूरा है, अभी बहुत हमें आगे चलना है। ठीक है, बापूजी ने जो सपना देखा था, बापूजी ने जो हमारी 1929 में उन्होंने वो राम राज्य का जिक्र किया था पहली बार। तो वहाँ से लेके 100 साल के बाद हम वही बात कर रहे हैं। तो ये राम, प्रभु राम, ये सबके हैं। इसमें ये प्रभु राम का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। प्रभु राम को इस्लामिक धर्म के मानने वाले भी मानते हैं। तो प्रभु राम कोई एक धर्म से हम सीमित नहीं रख सकते उनको। ठीक है, ये तो हमारी भारत का जो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, इसकी आध्यात्मिक, इसकी सांस्कृतिक, इसकी ऐतिहासिक चेतना है राम। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज जी कि इसी जनवरी 17 को पुरी में प्रभु जगन्नाथ जी जो विराजमान हैं, उनका मंदिर 800 साल पुराना है। तो पुरी जगन्नाथ जी का भी वहाँ पे 17 जनवरी को बहुत ही एक उनका जो परिक्रमा प्रकल्प का उस दिन वो शुभारंभ हुआ है, जो 800 साल तक नहीं हो पाया था। तो वही प्रभु राम है, वही जगन्नाथ जी हैं। तो इस एक हिंदू के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जी, जगदेव जी, अगर मैं बात राजनीति करूँ, क्योंकि आज भी कुछ देखने को लगा कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया मंदिर निर्माण का, लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े करते नजर आए। वो सवाल जो पहले भी उठाते थे, आखिर उन सवालों से कांग्रेस बाहर निकल क्यों नहीं पा रही है? इसलिए नहीं निकल पा रही कि मानसिकता उनकी जो है, या स्टैंड जो उनका है, अगर आज वो ठीक है सदन में जो भाषा बोल रहे थे, आपको लगता है कि समर्थन कर रहे हैं, आखिर वही कांग्रेस पार्टी है जिसके एक ज़माने में कपिल सिब्बल जी नेता सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए कि साहब अभी इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था, इसका फैसला न किया जाए, इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लोकसभा के चुनाव के बाद इसकी सुनवाई हो। तो ये जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये प्रक्रिया क्यों चली? आखिर आपने देखा कि जिस तरीके से प्रयास हुआ कि एक पटाक्षेप हो, जैसा अभी सुजीत भाई साहब ने कहा कि 5 जजेज की एक बेंच बनी और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, और वो 4 जजेज भी समय समय पे सब चीफ जस्टिस होंगे। तो अब देश के इतने बड़ी एक संविधान पीठ ने फैसला किया और पूरे देश ने स्वीकार किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज जिस तरह से अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा कि देश का जो हमारा सनातन हो, धर्म हो, आस्था हो, हम बहुसंख्यक हों, फिर भी हमने इसके लिए बरसों इंतज़ार किया, हमने इसका फैसला कोर्ट पे छोड़ा। ये नहीं कि हम पावर में थे या जनादेश था या गवर्नेंस में थे तो हमने कोई एक बलपूर्वक कर लिया या कोई हमारे पास बहुमत था। हमने इसके बावजूद भी अपने देश में किस तरह से हमारी देश के एक सुशासन या गुड गवर्नेंस का तरीका हो सकता कि चाहे अल्पसंख्यक थोड़े ही लोग हों, लेकिन अगर ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट जो भी करता वो दोनों पक्षों को मान्य था और आज उसको दोनों पक्ष ने किया है। अब ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो या ओवैसी जैसे लोग हों, अब भी इस सवाल को उठा रहे हैं। तो अब ये वो उन पे या भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका के उस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये देश में एक जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया कि एक न्यायपालिका जिसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अवधारणा और आज भी है कि आखिर आप देखते हैं बड़े बड़े फैसले में कई फैसले होते हैं जो
हमारे खिलाफ भी होते हैं, सरकार के भी खिलाफ होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं, किसी के पक्ष में होते हैं, लेकिन ये विपक्ष की मानसिकता अभी भी एक आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार में जेल में है, निर्दोष है, तो आखिर अब वो कोर्ट के सामने जाए ना। और कोर्ट अगर एक एक साल से किसी डिप्टी सीएम को अगर बेल नहीं मिल रही है, तो उसके बावजूद भी वो सरकार को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मैं कहता हूँ कि आज अब भगवान राम, जैसा अभी सुजीत जी ने कहा, ये तो कण कण में हो गए। आपने कहा कि आज लोकसभा एकदम राममय हो गया। आप 22 जनवरी को सोचिए, 60 देशों में लगभग 200 जगहों पे इस तरह से हो रहा था कि जैसे राममय। आप यकीन करिए मनोज जी कि कोई गांव नहीं होगा जिन गांव में हमारे उत्तर प्रदेश के सुंदरकांड का उस दिन पाठ न हुआ हो और सामूहिक रूप से भंडारा न हुआ हो। तो ये कहीं न कहीं लोगों के मन में आस्था, विश्वास और परम अपने उस परमेश्वर के लिए, भगवान राम के लिए, तो अब इस आस्था के बावजूद, इतनी बड़े विश्वास के बावजूद भी 550 वर्षों की हमने प्रतीक्षा की, और फिर जब कोर्ट से फैसला हुआ तो आखिर क्यों हिचक है। पहले कहा हमें निमंत्रण नहीं मिला, सरकार को निमंत्रण भी नहीं देना था, अयोध्या के उस राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय परिषद को देना था, उन्होंने जब निमंत्रण दिया तब आप क्यों नहीं गए जी? अगर आपकी आस्था है। अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। अब जब सवाल उनसे पूछते हैं लोग, पत्रकार हो या लोग, कि कब जाएंगे, तो कहते हैं भगवान बुलाएंगे। तो अगर वास्तविक आस्था होती जी, तो अभी सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकाल में राम भक्तों पे जो दिक्कतें दुश्वारियाँ हुई हैं, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, कितने लोग खप गए हैं। अब इस देश में मुझे लगता है कि केवल वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, आज उससे जो देश में एक ऊर्जा आई है जी, वो ऊर्जा आप स्वयं नहीं देख रहे कि सरकार में आज उसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी की शैली में आज भी उन्होंने कहा होगा कि अगली लोकसभा आएगी, एक वो बुनियाद हम डालेंगे। मतलब देश की बात कि हम राष्ट्र की उस आर्थिक नींव को, राष्ट्र के आत्मनिर्भर नींव को, या राष्ट्र के निर्माण की नींव को, राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राष्ट्र के निर्माण की बात। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में जहां राम मंदिर निर्माण को देश के लिए गौरवशाली पल, ऐतिहासिक क्षण बताया है, वहीं विकसित भारत पर भी खासा जोर दिया है। सुजीत कुमार जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि संसद में जाहिर सी बात है राजनीति कुछ दल करते थे, करते रहेंगे, लेकिन संसद से जो आज संदेश निकला है, समरसता का संदेश निकला है, एकजुटता का संदेश निकला है, विकसित भारत का संदेश निकला है, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के जरिए निकला है। उस बहस से तमाम सांसदों को मैंने सुना जिन्होंने जोर दिया कि समरसता, राम ने कैसे समाज को जोड़ा, कैसे देश को जोड़ा, कैसे विश्व को जोड़ा है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, मैं राज्यसभा में आज पूरा बहस जो चल रहा था, आलोचना हो रही थी, मैं बैठा था पूरा। मुझे लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले मजबूरन कह रहे थे, दिल से नहीं कह रहे थे। मैं देख रहा था उनके वरिष्ठ सांसद वहाँ पे, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है और जनता की मूड को वो समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो देखिए, मुझे लगता है ये 1990 में ही हल हो जाता, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब बहुत करीब पहुँच चुके थे इसका हल के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जो सपोर्ट विड्रॉ कर दिया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इसका समाधान हो। ठीक है, ये हिस्ट्री है। ठीक जी। और जैसे जगदीप पाल जी ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में उनके वरिष्ठ सांसद, उनके वरिष्ठ नेता इसको अपोज करते हैं। तो ये एक जो हीन राजनीति करने का एक जो है मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं झलकता है। लेकिन अंतिम में मुझे खुशी है कि इस पर संसद में बहस हुई, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, शायद लोकसभा में भी हुआ होगा, कि ये एक स्वर्णिम अक्षर में ये जो है अपना राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और इसमें सारे राजनीतिक अपने लिमिटेशन से ऊपर उठ के सारे राजनीतिक दल इसको आज समर्थन किए हैं, मजबूरन किए हैं या फिर अपने दिल से किए हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और देखिए, जब हम कहते हैं राम ये शांति के दूत हैं, ये प्रकृति के दूत हैं, ये तो विकास पुरुष, मर्यादा पुरुष, तो जितने वैल्यूज़ हैं, जितने जो हम लोग कभी भी राम राम कहते हैं, तो ये सब चीज़ ही तो जो हमारी जो सोच है कि राम राज्य बनाएंगे, देश को विकसित बनाना 2047 तक, तो इसमें कोई भी पार्टी को कोई इसमें उनको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये बीजेपी, राम भगवान बीजेपी के नहीं है, ना कांग्रेस के हैं, ना किसी और पार्टी के हैं, ना यूपी के हैं, ना कर्नाटका के हैं, ना तमिलनाडु के जी। हैं, ना उड़ीसा के, वो पूरे देश के हैं, जी। पूरे सनातन धर्म के हैं, हर धर्म के हैं, मैं तो मानता हूँ। तो ये अगर कांग्रेस इसमें राजनीति करने की कोशिश करे तो ये दुखद है और नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, राम भारत के हैं और भारत राम का है, एक दूसरे की पहचान, अगर भारत की पहचान राम से है। जगदीप प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि संविधान की मैं बात करूं, संविधान में भी राम दरबार के रूप में उल्लेख हमें चित्र के जरिए देखने को मिलता है, और संसद में आज जिस गर्व के साथ संसद सदस्य, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जय श्री राम का, सिया राम का उल्लेख कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, ये आपको जोड़ कैसा लगता है कि संसद का नया भवन और संविधान से राम का जो संदेश निकलता है वो क्या है? देखिए, जहाँ हम अपने पुराने लोकसभा को याद करते हैं कि उस लोकसभा में संविधान सभा की बैठक हुई बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, और आज जो भारत को एक संविधान दिया, वो भारत का संविधान आज भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इतना मजबूत कर रहा है कि जिस अमेरिका से, इंग्लैंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने कहा कि हमने उनसे डेमोक्रेसी को ड्राइव किया, आज उनसे हम ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। आज विश्व में माना जाता है कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग है। अपने पाकिस्तान पड़ोस में देखिए क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के किसी मुल्क में देखिए क्या हो रहा है। और भारत, जहाँ कल तक साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के साथ तुलना हो रही थी, अब दुनिया भारत की तुलना चाइना, अमेरिका, रूस या ब्रिक्स में आप देखिए। G20 में जो सफलता मिली, हमने साउथ अफ्रीका को जोड़ा। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उस लोकसभा के, उस संविधान सभा के रूप में आज बैठक के साथ लोकसभा आई, और आज उस संविधान ने हमको यहाँ तक यात्रा हमने की अपनी। अब ये जो नया लोकसभा है, जिसको आपने कहा कि इस 17वीं लोकसभा या इस लोकसभा के भवन में आज पहली बार जय श्री राम के नारे लग रहे थे। आप देखिए, नारे तो यहाँ भी लगते थे जी, लेकिन यहाँ का और वहाँ के वातावरण में अंतर था जी। वातावरण क्या था कि यहाँ पे बीजेपी के सदस्य जब लगाते थे तो उसमें कितना अपोज होता था रूलिंग पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की या दूसरी पार्टी। और आज जब उद्घोष हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी भी उसमें मतलब नहीं नारे लगा रही थी, लेकिन अपोज नहीं कर पा रही। जी। इसलिए कि हमने कब कहा था, राम तो कण-कण में है, राम सबके हैं, जैसा अभी सुजीत भाई साहब ने कहा, वो नहीं मानने के तैयार होते थे। आखिर मैं इसको थोड़ा सा और मैं अगर इसकी व्याख्या कर दूं तो आपको 15वीं लोकसभा में याद होगा जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत की परिसंपत्तियों पे अधिकार पहला अल्पसंख्यकों को है। ये बात तो एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने कही थी, इसी पार्लियामेंट में भी सदस्य था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? आज वो भी कह सकते थे कि भारत की परिसंपत्तियों पे बहुसंख्यक का है, लेकिन वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये अंतर है। तो इसलिए क्योंकि हम जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, जिस भगवान राम का उद्घोष कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा, चाहे सबरी के जूठे बैर उन्होंने खाए, चाहे केवट निषाद के राज के मतलब उन्होंने एक सहयोग दिया। तो आप तो देखिए कि उन्होंने ही, आज लोग बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, आज बात करते हैं कि सबको समरसता की, लेकिन अगर इस समरसता को समाज में किसी ने रखा है तो भगवान राम ने किया। तो आज उसी भगवान राम को मान करके अगर उसी राम राज्य को देने की बात कर रहे हैं तो उसी की परिणति है सबका साथ, सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा कि भारत में किसी एक का है। तो कौन सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को जो उनके मानने वाले उनके लिए आज़ादी है, लेकिन किसी इस कास्ट पे नहीं कि आज हम भगवान राम की मतलब जो इस देश की इतनी बड़े हैं, कण कण में हैं, और जिसको संविधान में आपने कहा कि उसमें उल्लेख है, जैसा आपने सुजीत भाई साहब ने कहा कि चाहे हमारा मतलब अकाल तख्त हो, वह गुरु का हो, चाहे दुनिया के तमाम या उसमें है, उसमें जहाँ भगवान राम की कल्पना को साकार किया है, तो उस भगवान राम को हम संविधान के साथ मान करके, ये तो पहले होना चाहिए था।
लगता है कि इसीलिए आज देश की जनता ने देखा कि जब पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण में भगवान राम को वो स्थान नहीं दिया, तो आज पूरा देश राममय है। और इसीलिए 400 के पार हम बात करते हैं। ये आत्मविश्वास इसलिए है कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या पैन इंडिया हो, लोगों का मूड, और इस भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे दक्षिण भारत के एमपीज हमारे मित्र हैं, वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु, आप विश्वास करिए वो सब कहते हैं कि वहाँ भी सबकी इच्छा है कि हम अयोध्या चलें, भगवान राम का दर्शन करें, उस राम मंदिर के प्राण मतलब देखें। एक अद्भुत उनके मन में है। और इस समय आपको खबरें आती होंगी कि अयोध्या में सबसे ज़्यादा लोग अगर धर्म भीरू आ रहे हैं तो दक्षिण भारत का रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से एक है, बहुत छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा क्योंकि बात विकास की भी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण की बात कही, प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख किया भाजपा के मंत्रियों ने, सदस्यों ने, तो विकसित भारत की बात भी सुजीत जी उतने ही जोर से की गई। आप कैसे देखते हैं विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए मनोज जी, मुझे कोई संदेह नहीं है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। और आज देखिए G20 का जो सफल आयोजन हो, या फिर आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना हो, या कोई भी, आज देखिए रशिया भी हमारी दोस्त हमको बोलता है सबसे अच्छा दोस्त, अमेरिका भी बोलता है सबसे अच्छा दोस्त। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है देश जिसको आज पूरा जो सारे देश इज्जत कर रहे हैं। इंडिया हैज़ बिकम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये एक प्रक्रिया जो हमारा है पिछले 10 सालों में जो चल रहा है, ये और 6.5-7% का हमारा जो सालाना जो ग्रोथ रहेगा, तो मुझे लग रहा है 2030 तक हम लोग $6-7 ट्रिलियन बन जाएंगे और 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। आखिर विकसित भारत है क्या? सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएँ, 100% हमारी लिटरेसी रेट हो, माइल न्यूट्रिशन 0 हो, हमारी रोड, हमारी एयरपोर्ट्स, हमारी जो पावर स्ट्रक्चर हो ये वर्ल्ड क्लास हो, और यहाँ पे मतलब एक कॉन्फिडेंस हो देश में, हर नागरिक का कॉन्फिडेंस हो। तो यही सब चल रहा है। देखिए मैंने शौचालय का बात किया, मैंने उजाला का बात किया, मैंने जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो है 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। आज जनधन अकाउंट देखिए, आज 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट है, जबकि पहले 2.5-3 करोड़ था। तो ये अगर नहीं होता, आप सोचिए कोविड में ये 50 करोड़ जनधन अकाउंट नहीं होते तो हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो 50 करोड़ हमारी बहनें उसकी लाभ उठाएं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनस्टॉपेबल है। और ये मुझे लगता है कि जरूर हम लोग विकसित भारत बनेंगे। हमको बस एक अपना सांप्रदायिक ये बनाना है, हार्मनी बनानी है, और थोड़ा सा फोकस ज़्यादा शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर देना। प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश और दिया, राम से राष्ट्र और विकसित भारत का संदेश, क्या मायने हैं इसके, क्या संदेश है? केवल संदेश नहीं दिया है, इस दिशा मनोज जी उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। मैं 28 साल विधायक था, 15 साल से सांसद हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि जो इस बार मैंने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, तो वो केवल एक योजना लॉन्च करके घोषणा करके अधिकारियों पे, राज्यों पे या सांसदों पे नहीं छोड़ दिया। उन्होंने देश के 2.5 लाख गाँव में उन्होंने केंद्र की योजनाओं के जो पात्र लोग, अगर कोई छूटा है, जैसा अभी सुजीत भाई कह रहे थे, चाहे वो 4 करोड़ आवास मिल चुका हो, तो किसी के पास अभी भी सर पे पक्की छत न हो, शौचालय न हो, सौभाग्य में बिजली कनेक्शन न हो, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा न हो, या सम्मान निधि न हो, या पेंशन न हो, इसके लिए मोदी की गारंटी है। अभी तो मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी है तो गारंटी है। उन हर जिलों में बैन गई, वो मोदी की बैन नहीं थी, मोदी की गारंटी थी। वहाँ पे वीडियो, अधिकारी, कर्मचारी, सांसद मिलके पूछते थे कि कोई इस योजनाओं से वंचित हो। बिल्कुल, तो विकसित भारत है, विकसित भारत का लक्ष्य है तो मोदी की गारंटी है। जाहिर सी बात है, संसद में आज जिस तरह का राम मंदिर को लेकर राममय वातावरण नजर आया, संसद के दोनों सदनों में, उसने देश में समरसता का, भाईचारा का एक संदेश दिया है, विकसित भारत का संदेश दिया है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।